गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट। उसमें भी हम लेंगे आपके ग्रामेटिकल टॉपिक्स। ग्रामेटिकल टॉपिक लेंगे, उसमें जो फर्स्ट पढ़ेंगे हम वो है आपका टेंस। हम टेंस को पढ़ते हैं दो रूपों में। फर्स्ट जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और उसके साइड में एक वर्ब दे दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस में उस वर्ब को फिल करना होता है। और सेकंड है आपके ट्रांसक्रिप्शन वाला, जिसमें आपके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किए जाते हैं। फर्स्टली हम ये वाले पढ़ेंगे, उसके बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब वाले टेंस पढ़ेंगे। जब हम इन्हें पढ़ लेंगे तो इन्हें समझने में या करने में बहुत आसानी आएगी। जब हम इनको करेंगे तो कुछ एरर्स दी होती है और कई सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमें समझना पड़ता है हिंदी ट्रांसलेट करके, फिर उनकी जो फॉर्म होती है वो भरनी होती है। तो इसलिए फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद ये पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेंस का रूप ट्रांसक्रिप्शन वाला। टेंस वर्ब की एक फॉर्म होती है जो कि सेंटेंस में किसी भी किए गए कार्य अथवा अवस्था की क्या बताता है, समय है और किसी टाइम का बोध करवाता है। जैसे ये हमारा एक सेंटेंस, राम वेंट टू जयपुर यस्टरडे। मैं आपको बताने जा रही हूँ टेंस किस प्रकार किसी सेंटेंस में किए गए कार्य की का टाइम बताता है कि कोई कार्य है, किसी सेंटेंस में कोई कार्य किया गया है तो वो किस वक्त किया गया है और किस टाइम किया गया है। देखते हैं कार्य ही नहीं, कोई अवस्था है वो भी किस वक्त हुई है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे राम वेंट टू जयपुर यस्टरडे, कि राम क्या हुआ, कल जयपुर गया। तो उसमें हमने देखा इसमें क्या है, बाकी सेकंड फॉर्म है और ये आपका पास्ट टाइम है। तो हमने देखा कि राम वेंट टू जयपुर यस्टरडे, उसमें वेंट आई है सेकंड फॉर्म। और जनरली हम जानते हैं कि सेकंड फॉर्म होती है वो कौन से टेंस का पार्ट होती है, पास्ट टेंस का पार्ट होती है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। तो उससे क्या निष्कर्ष निकल कर आता है कि टेंस किसी भी सेंटेंस में किए गए कार्य अथवा अवस्था के समय का बोध करवाता है। कैसे करवाया ये हमने जाना और हम दोबारा देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है जिसमें राम वेंट टू जयपुर यस्टरडे, कि राम कल जयपुर गया। तो वो कब गया, वेंट टू, ये क्या है, सेकंड फॉर्म आई है इसमें। जैसे सेकंड फॉर्म आई है तो उससे क्या हुआ, हमें पास्ट टेंस का पता चला। पास्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। लेकिन जरूरी नहीं कि किसी टेंस में जो आपके मेन वर्ब में या हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो वही टेंस हो। टेंस और टाइम दो अलग अलग चीजें हो सकती है। अब आगे देखते हैं। टेंस को नॉर्मल तरीके से पढ़ने से पहले हम पढ़ना चाहेंगे उसके बेसिक स्ट्रक्चर। जब हम उसके बेसिक जो पढ़ेंगे तब हम टेंस को और भी अच्छे से जान पाएंगे। तो टेंस का जो एक किसी भी सेंटेंस का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं कि यहाँ ऑब्जेक्ट ही आए, यहाँ कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, लेकिन ये दोनों डिपेंड करते हैं अपने अपने प्रारूप पे। तो वो हम आगे देखेंगे, अभी हमारा यही है। तो जनरली जो सेंटेंस होता है वो आपका, तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन्हीं से मिलकर आपके
सेंटेंस बनता है। फिर इन्हीं के आगे पीछे एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह लगा दी जाती है, इससे सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे पहले ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कि ये होते क्या है। सब्जेक्ट, जो कोई भी सब्जेक्ट है इसे हिंदी में हम कहा करते हैं कर्ता। ये आपकी हो जाती है क्रिया और ये आपका कर्म। सब्जेक्ट कोई करता है, किसी सेंटेंस में कोई काम किया जा रहा है तो वो काम किया किसके द्वारा जा रहा है, वो होता है आपका कर्ता। किसी सेंटेंस में कोई कार्य किया जा रहा है तो वो कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, वो कर्ता होगा। और दूसरे शब्दों में कहे तो किसी सेंटेंस में कार्य किए जाने वाले को जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो कर्ता होता है। क्रिया, आपकी क्रिया वो होती है जैसे को क्या किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है तो वही आपकी क्रिया होगी। जैसे राम दौड़ता है तो इसमें राम तो क्या हो गया, दौड़ता कौन है, राम। दौड़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, राम के द्वारा। तो ये तो होगा आपका कर्ता। अब राम क्या कर रहा है, राम के द्वारा क्या क्रिया की जा रही है, दौड़ना। तो दौड़ना इसमें क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो अब आता है आपका ऑब्जेक्ट, कर्म। कर्म क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में कर्ता के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। किसी भी सेंटेंस में कर्ता के द्वारा क्या किया जा रहा है। जैसे मैं कहूँ कि सीता बुक पढ़ रही है, सीता इज रीडिंग ए बुक, तो सीता क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है वो, ए बुक। तो इसमें जो बुक है आपके हो क्या होगी, कर्म। ये हम आगे और भी ज़्यादा ओपन करके देखेंगे, आगे देखते हैं अब। सब्जेक्ट का कंसेप्ट देखते हैं हम। मीनिंग सेंटेंस का रीना इज रीडिंग अ नॉवेल। जनरली सब्जेक्ट के बारे में कैसे पता लगाया जाए किसी सेंटेंस में कि वो सब्जेक्ट है। वैसे तो मैंने बता दिया कि जो कोई किसी सेंटेंस में जो कोई कार्य किया जाता है वो कार्य किसके द्वारा किया जाता है, वो आपका कर्ता होता है। तो इसमें रीना इज रीडिंग अ नॉवेल। अगर वैसे देखते हैं तो हम क्या कहेंगे कि जो पढ़ाई का कार्य है, जो नॉवेल पढ़ने का कार्य है, किसके द्वारा किया जा रहा है, रीना के द्वारा। तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो अगर हम किस सेंटेंस में ये क्वेश्चन करता है कौन का क्वेश्चन किया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में उनसे डिनोट करते हैं। अगर कौन का प्रश्न करते हैं सेंटेंस में तो उस कौन का जो आंसर आएगा आपके, वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे रीना इज रीडिंग अ नॉवेल, तो एक नॉवेल है वो रीना के द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो हम क्या इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक नॉवेल कौन पढ़ रहा है, एक नॉवेल कौन पढ़ रहा है, नॉवेल मतलब उपन्यास, कि एक नॉवेल कौन पढ़ रहा है, तो वो कौन पढ़ रहा है, रीना। इसका आंसर क्या आया आपके, रीना। तो रीना यहाँ हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एक नॉवेल रीना के द्वारा पढ़ा जा रहा है, इसमें हमने क्वेश्चन किया कौन पढ़ रहा है, तो उसमें आंसर आया निकल कर रीना। तो रीना हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वैसे ही अब हम चलते हैं आगे। ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट को कैसा पता लगाया जाएगा। किसी भी मैंने बताया जैसे मैंने बताया प्लेयर्स आर प्लेइंग अ मैच, प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, एक मैच खेल रहे हैं। तो इसमें अब जैसे हमें देखना है, जैसे सब्जेक्ट में पता लगाया वैसे पता लगाया जाएगा कि उसका आंसर मिलने का सब्जेक्ट होगा। वैसे ही किसी सेंटेंस में अगर हम आंसर करते हैं जिस प्रकार
प्रकार मैंने बताया आपको सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, कौन का क्वेश्चन करना था हु, वैसे ही ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, क्या, किसे और किसने। इनका जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या पता चलता है, ऑब्जेक्ट का पता चलता है। जैसे प्लेयर्स आर प्लेइंग अ मैच, जो प्लेयर्स है खिलाड़ी है वो क्या कर रहे हैं, मैंने क्या से क्वेश्चन किया तो इसमें क्या का क्वेश्चन करने पर आंसर क्या आया, ए मैच। क्या खेल रहे हैं वो, एक मैच खेल रहे हैं। तो मैच आपका यहाँ क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। मैच यहाँ का क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब आगे हम कंसेप्ट देखते हैं, इनके भी अंदर और जाते हैं, इससे पता लगे कि हमें जनरली तरीके से पता लगेगा ये और भी क्या चीज़ होती है। सब्जेक्ट का कंसेप्ट हमने देख लिया, अब हम देखते हैं वर्ब्स को। वर्ब्स कई प्रकार की होती है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग आधार पर इनको अलग अलग आधार पर बांटा गया है। जैसे हम फर्स्ट पढ़ते हैं बेसिस ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता के आधार पर वर्ब्स, इनके आधार पर वर्ब्स होती है, दो होती है। पहली फर्स्ट इज मेन वर्ब एंड द सेकंड वन इज हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट वन इज मेन वर्ब एंड सेकंड वन इज हेल्पिंग वर्ब। सेकंड होती है आपके बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव फॉर्म वर्ब, सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। जो आपका थर्ड बेस होता है वो होता है बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति के आधार पर। ये भी आपकी दो होती है, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकंड वन इज वीक फॉर्म ऑफ वर्ब या वीक वर्ब। अब हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे, क्या होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, किसी सेंटेंस में एक वर्ब दी होती है, उसे अगर उससे बाहर निकाल ले, उस सेंटेंस से बाहर निकाल ले, तब भी उसका वही रूप हो, या वो जब सेंटेंस से बाहर हो तब भी वो अपना एक अर्थ देती हो। जैसे कि कोई वर्ब्स होती है सेंटेंस में रहती है, जैसे हेल्पिंग वर्ब, या तो वो सेंटेंस में रहती है तब तक तो वो अपना अर्थ देती है, जैसे बाहर निकाल दिया जाए तो उनका सेंस कम हो जाता है, उतना नहीं होता। उसी प्रकार जैसे कोई वो एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस में कोई वर्ब है, उसका वहाँ वही मतलब है जो उसे बाहर निकालने पर भी पर होता है, उसका वहाँ वही मतलब है, तो वो हो गया आपकी मेन वर्ब। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने दिया सी टेक्स बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। सी टेक्स बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, इसका अर्थ यहाँ हुआ कि वह लाइब्रेरी से पुस्तकें लाती है। ठीक है, अब जब मैं इस वर्ब को बाहर निकालती हूँ टेक, तब भी उसका अर्थ वही हुआ ना, टेक मीन्स लाना, वही अर्थ हुआ। जब ये सेंटेंस में थी तब भी इसका अर्थ था, जब ये सेंटेंस से बाहर आ गई तब भी इसका अर्थ है। तो मेन वर्ब वो होती है जो किसी सेंटेंस में कार्य को दर्शाती है और उसका अपना एक अर्थ होता है, उसे जब बाहर निकाल लिया जाए सेंटेंस से तब उसका वही अर्थ होता है। दूसरी होती है आपके हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये आपके मेन वर्ब के साथ में आकर उस सेंटेंस की पहचान बताती है, उस सेंटेंस की निश्चितता को एवं उस सेंटेंस की क्या बताती है, पहचान बताती है, आइडेंटिफिकेशन बताती है। जैसे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ आकर उस सेंटेंस की पहचान बताती है। फॉर एग्जाम्पल
मैंने आपके एक सेंटेंस लिखा, राम इज डूइंग हार्ड वर्क फॉर गेट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास। राम क्या कर रहा है? हार्ड वर्क कर रहा है क्लास में फर्स्ट पोजीशन अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। इसमें ये तो आ गया आपके मेन वर्क। सेकेंड है इज, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। जब ये सेंटेंस में तब हमें क्या पता चला? तब हमें पता चला कि ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का तो है। ये तो हमें मालूम है कि ये प्रेजेंट का है, लेकिन जब ये आ गई तो इससे पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूस है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये पहचान बता रही है नहीं बता रही है हमें कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, कौन से टाइप का है। तो कौन से टाइप का ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। मान लीजिए अगर यहाँ वाज आ जाता, इसकी स्थान पर वाज आता, राम वाज डूइंग हार्ड वर्क फॉर गेट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास, तब हम क्या करते? अब जब हम इसे बाहर निकाल के देखते तब हमें पता चलता है कि वो किस सेंटेंस में आता है, कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। और जब कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है कौन, इज और वाज, इज एम आर वाज वर्ड दोनों ही कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। बट इज एम आर किसकी हेल्पिंग वर्ब से? प्रेजेंट की, और वाज वर्ब पास्ट की। जब हमने इज को निकाल कर देखा तो हमें पता लगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, और जब हमें वाज वर्ब को निकाल कर देखा तब किसका है? जब हमने वाज को देखा तो हमें पता चला कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। तो इससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि ये किस टाइम का है या किस टेंस का है। तो मेन वर्ब कौन सी होती है? जो किसी सेंटेंस से बाहर निकालने पर भी वही अर्थ दे, जो उस सेंटेंस में होती है जिसके उस वर्ब को सेंटेंस से बाहर निकालने पर उसका एग्जिस्ट अस्तित्व है वो खत्म ना हो, वो फिर भी कोई ना कोई अर्थ देती रहे, जैसे जो सेंटेंस में दे रही है वो अर्थ देती रहे। सेकंड हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब के साथ में आती है आपके, और मेन वर्ब के साथ में आकर उसके उसका अस्तित्व बताती है, उसकी पहचान बताती है, उसका टाइम बताती है, वो आपकी होगी हेल्पिंग वर्ब। अब हम पढ़ते हैं बेस ऑफ ऑब्जेक्ट। बेस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे? ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव, मतलब सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ में क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो वो तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक। स मीन्स साथ में, कर्मक मीन्स कर्म साथ में है, अकर्मक मीन्स नहीं, तो अकर्मक मीन्स कि जिसके साथ में क्या ना आए? ऑब्जेक्ट ना आए, उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिनके साथ में सकर्मक आए उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये थोड़ा बड़ा होगा, लेंथी होगा, इसे देखते हैं। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करनी है, कि उसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। उसी कंसेप्ट को हम यहाँ दोबारा लागू करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, A lecturer delivers lectures। जैसे हमने सेंटेंस में स्टार्टिंग में देखा था, सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। हम यहाँ बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब मैंने बता दी कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब में वो भी बता दी कौन सी होती है। अब हम इनको सेंटेंस में अप्लाई करके देखते हैं कि कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है। जैसे A lecturer delivers lectures। मैंने आपको बताया पहले क्या, किसे या किसने इनका आंसर करने पर, इनका क्वेश्चन करने पर जब हमें कोई आंसर मिलता है, इनका क्वेश्चन करने पर जब हमें आंसर मिलेगा उस क्वेश्चन का, तब तो वो होगा कौन सा? आपके ट्रांजिटिव। और जब इनका क्वेश्चन करने पर हमें आंसर नहीं मिलता है, तब वो वर्ब हो गया आपके इंट्रांजिटिव। जैसे A lecturer delivers lectures। एक लेक्चर क्या करता है? लेक्चर डिलीवर करता है, लेक्चर्स देता है। तो इसमें हमने क्वेश्चन किया क्या, एक लेक्चरर है, व्हाट अ लेक्चरर डू, एक लेक्चर क्या करता है, तब हमारा आंसर क्या आया कि वो डिलीवर करता है क्या, एक लेक्चर क्या डिलीवर करता है? आंसर मिला हमें लेक्चर्स। जब हमें आंसर मिल गया, हमने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर मिल गया, तब तो वो हो गए हमारे ट्रांजिटिव। अगर हमें आंसर ना मिलता तब वो कौन सी होती?
इंट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, स्मिता loves always alone। हमने ये एग्जाम्पल लिखा, स्मिता loves always alone। स्मिता वो हमेशा क्या करती है, बहुत ज़्यादा हंसती है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, स्मिता क्या करती है हमेशा, क्या करती है? हम स्मिता हमेशा कैसे हंसती है, तो उसका हमें आंसर नहीं मिला। ये तो आप लोगों ने वर्ब है, ये मत समझ लेना कि इसमें आंसर मिलेगा हंसना, तो वो वर्ब नहीं, सॉरी वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो आपकी वर्ब है। और आप कहोगे कि अलोट, इसमें अलोट ऑब्जेक्ट है, नहीं, अलोट क्या कर रहा है, लाभ, इसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो क्या कर रहा है अलोट, इसकी विशेषता बता रहा है कि स्मिता बहुत ज़्यादा हंसती है, ये विशेषता है। अगर आप कहो कि स्मिता कैसे हंसती है, तो कैसे से आंसर होगा, अलोट, बहुत ज़्यादा। नहीं, हम इसे ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, ये विशेषता बता रहा है लाभ की कि स्मिता किस प्रकार हंसती है। तो जब ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो हम इसे ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। हमारा आंसर होना चाहिए क्या, किसे और किसने से। जब हम इनका आंसर सॉरी इनसे क्वेश्चन करते हैं, तब हमें कोई आंसर नहीं आता, तब इससे क्वेश्चन करने पर हमें कोई आंसर नहीं आता। तो ये कौन सी होगी, ये आपकी इंट्रांजिटिव है। इसको समझने के लिए जैसे सेंटेंस लिखा, रीना gave a book to सीमा। रीना ने क्या किया, सीमा को एक बुक दी। हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का। मैंने आपको बताया व्हाट और हु, इनसे क्वेश्चन करने पर जब आंसर मिल जाता है तो वो थी आपके ट्रांजिटिव वर्ब, और जब क्वेश्चन करने पर आंसर नहीं मिलता तो हो गया आपके इंट्रांजिटिव वर्ब। इसे अभी तक मैंने समझाया नहीं, यही समझाने जा रही हूँ, किसे और किसने। रीना गेव अ बुक टू सीमा, रीना ने क्या किसे दिया, हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि रीना ने किसे पुस्तक दी। तब जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो आंसर निकल कर आता है सीमा को दी, सीमा को दी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया सीमा। तो ये कौन सा है, ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब है, इसे ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अगर यहाँ हमें आंसर ना मिलता, जैसे हमने पीछे देखा स्मिता लाव्स अ लॉट या राम लाव्स अ लॉट, ऑलवेज लाव्स अ लॉट, तो वो क्या था, उसमें मैंने बताया विशेषता बता रहा था, वो ऑब्जेक्ट नहीं था, हम उसे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, तो वो कर्मक इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, और ये आपकी क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब हम इसका जो नेक्स्ट बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कि वो क्या ऑब्जेक्ट वर्ब है। मैंने आपको बताया इसमें एक तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब या स्ट्रॉन्ग वर्ब, और सेकंड मैंने बताया आपको वीक वर्ब। स्ट्रॉन्ग फॉर्म किसी भी वर्ब की वो होती है जिसकी तीनों फॉर्म सेम हो, सॉरी डिफरेंट हो। वैसे तो वर्ब के 5 टाइप होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम देखते कितने हैं, 3 टाइप ही देखते हैं। तो जिसकी तीनों जितने भी वर्ब की फॉर्म होती है वो तीनों अलग अलग हो, वो होती है आपकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल
गो की क्या होगी सेकंड फॉर्म? वेंट। थर्ड फॉर्म गॉन। राइट की राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन। इसी प्रकार आपकी जो राइट सवारी इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? रोट, थर्ड फॉर्म रिटन। और देखना चाहोगे? जैसे सी देखना, सीखी सी, सा, सी, ये क्या है? जितनी भी फॉर्म है इसमें दे रखी है आपके, वो तीनों क्या है? डिफरेंट है। तीनों में कोई भी एक सेम नहीं। तो जिस वर्ग की तीनों फॉर्म डिफरेंट हो, तीनों फॉर्म अलग अलग हो, उन्हें क्या कहेंगे? वो आपके स्टॉप फॉर्म कहलाएंगे। वीक फॉर्म, वीक फॉर्म कौन सी होती है? जिस वर्ग की दो या तीनों ही फॉर्म, या तो तीनों फॉर्म सेम हो या उन तीनों में से दो फॉर्म सेम हो, तो वो क्या कहलाएगी? आपके वीक फॉर्म। जैसे आप कहते हो प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। थर्ड फॉर्म प्लेड। आप कहते हो रीड, रीड की फर्स्ट फॉर्म क्या है? रीड। सेकंड फॉर्म क्या है? रीड। थर्ड फॉर्म क्या है? रीड। जिसकी दो या तीनों जो फॉर्म क्या हो? सेम हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ आपको रीड, 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 दोनों फॉर्म सेम है, तो ये आपके वीक फॉर्म कहलाएंगे। मैं कहूँ आपको कट, 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 दोनों फॉर्म क्या है? सेम है। मैं कहूँ आपके हर्ट, 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 तीनों फॉर्म सेम है। उसी प्रकार में कहूँ वॉक, वॉक्ड, फर्स्ट फॉर्म डिफरेंट है बट ये दो फॉर्म सेम है। वैसे मैं कहूँ प्ले, 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 मैनी मोर एग्जाम्पल्स हैं इसमें। जितने एग्जाम्पल देना चाहो आप उतने एग्जाम्पल होंगे। तो जिनकी तीनों फॉर्म डिफरेंट होगी वो आपके स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगी, और जिनकी दो या तीन फॉर्म सेम होगी, या तो जरूरी नहीं है तीनों फॉर्म सेम हो, दो फॉर्म भी सेम होगी, तो आपकी वीक फॉर्म होगी। आज ये हमारा जो चैप्टर है, जो बेसिक है, वो यही समाप्त होता है और आगे देखते हैं कल।